हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। आई एम रियली रियली सरप्राइजिंगली डिलाइटेड। छोटे से इनिशिएटिव को हम बहुत आगे ले आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वी वर डिस्कसिंग म्यूचुअल फंड चैप्टर 8 सीए फाइनल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट फॉर योर practical, you know, working practical life also. I mean, you cannot be a CA without understanding what a mutual fund is. You can be, but it is better given the institute has specifically designed a course for you. So हमने broadly क्या डिस्कस किया था? एमफे क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड सही है, स्कीम टाइप, कंट्रोल, वेरियस टाइप ऑफ फंड्स एटसेट्रा। आई थिंक थोड़ा सा हमारा थ्योरी रह गया था, विच इज इवेल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब बोलेंगे सर स्टॉक और म्यूचुअल फंड में हमने म्यूचुअल फंड चूज किया था ना, बिटवीन म्यूचुअल फंड विच वन यू सेल प्रेफर, तो उसका भी इवेल्यूशन करना पड़ेगा ना। आई मीन वी आर नॉट लाइक भैया म्यूचुअल फंड कर दिया तो सब सही है, वो चाहे रिटर्न नेगेटिव में जा रही है। यू मे हैव some schemes, some EMCs because of various reasons, internal, external compliance or non-performance of the fund manager may not be consistent in delivering the market benchmark returns. Like कुछ एक म्यूचुअल फंड में आता है, उसमें कुछ हो गया, इट्स ऑल इंडिविजुअल स्पेसिफिक। विद इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो यू हैव टू चूज। स्टॉक से थोड़ा कम होता है, आपके बिहाफ पर काम फंड मैनेजर कर रहा है यहाँ पर, बट नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन टू फंड मैनेजर्स, टेक्निकली टू एएमसी हाउसेज। एनी हाउ, अगर आप चूज करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, whichever generate maximum profit with minimum underlying risk. Not only selection and making any scheme of mutual fund is important, evaluation and performance of the same fund is also equally important, as I just said. ओहो, बोर्ड स्टार्ट। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। सो जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट विद, वही करोगे यार, सिंपल सी बात है। वी आर इन द इन्वेस्टमेंट फील्ड, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्केट, देन क्या करोगे? डिसाइड टू होल्ड इट और रिप्लेस इट। कोई बड़ी बात तो है नहीं है। सो बॉटम लाइन इज, स्टॉक आप डायरेक्ट करते थे, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे कोई एक्सपेक्ट करता था, उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस आप पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन इट, प्लीज गो एंड सी दोज वीडियोस। नाउ बिटवीन म्यूचुअल फंड व्हाट यू शैल चूज, जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अनदर स्ट्रॉन्ग रीजन टू वैल्यूएट म्यूचुअल फंड, पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। पास्ट में एक एएमसी के साथ, सपोज एचडीएफसी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस, उसके साथ एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर था। He was only an employee. अब वो मूव कर गया से कोटक में, तो पास्ट परफॉर्मेंस तो वो मतलब जनरली, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी हम फंड मैनेजर के ऊपर भी आ रहे हैं इसमें आगे। सो हाउ ऑफन शैल यू डू इट? देखो, अगर इक्विटी में है तो इक्विटी को तो आप डेली नहीं इवेल्युएट कर सकते, वो एक साइकिल्स में ही चलती है, बट जनरली 3 to 5 years फॉर इक्विटी फंड्स। आपका इवैल्यूएशन तो 3 से 6 महीने में होना चाहिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप अ वॉच ऑन इट। बट व्हाट डू यू कॉल इट, डेली नहीं कर सकते, नॉट डेली, बट इन जनरल 3 to 5 years। बट आपको जो इवैल्यूएट करना है 6 to 12 months एज पर योर मॉड्यूल, एंड आई ऑल्सो विल रिकमेंड द सेम। नो, हर दूसरे महीने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट को आप नहीं दे सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट का होता क्या है, ये स्टेबल रहती है, 1.5-2 महीने स्टेबल रहती है, फिर एक साथ 3-4% ऊपर जाती है। म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड इन अंडरलाइंग एसेट ओनली। 6 महीने की रिटर्न अगर आपने देखी ऑफ वेरियस एएमसी हाउसेज, या फिर 3 महीने की रिटर्न देखी, देन यू शैल बी इन अ बेटर पोजीशन। अब डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो इट कैन वेरी। आई होप द क्वेश्चन और द पॉइंट इज क्लियर दैट वी हैव टू इवेल्युएट म्यूचुअल फंड्स आल्सो। अब उसको जनरली अगर उसको आंसर लिखना हो थ्योरी में और इन प्रैक्टिकल टर्म्स आल्सो, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, भाई नींद तो नहीं आ रही? अभी 9 ही बजे हैं यार, 9:30 तक तो पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो गाइस, आई थिंक आप ये 11वीं से तो नहीं, बट 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, बीकॉम में पढ़ते आ रहे हो, सीए इंटर में पढ़ा आपने, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न।
सो बेसिकली अगर आपको जो जो रिस्क फ्री रिटर्न होती है, RFR, रिस्क फ्री रिटर्न, तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या होती है? आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, आपने एक बिल्कुल ट्रिपल ए रेटेड में FD डाल दी, यू नो, जो भी है, तो उन सारी चीजों को हम बोलते हैं रिस्क फ्री, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना वहां पे। तो अगर आपको बेटर म्यूचुअल फंड इक्विटी में डाल रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हो, तो उस रिस्क के अगेंस्ट क्या रिटर्न है उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सपोज यू आर गिवन चॉइस टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड आउट ऑफ द टू म्यूचुअल फंड गिविंग सेम रिटर्न। अगर सीधी सी बात है यार, अगर आपको FD या गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होते हैं, RBI काफी सारे बॉन्ड निकालते रहती है, या गवर्नमेंट के PSU निकालते रहते हैं, जो गवर्नमेंट गारंटेड है। अगर सपोज 1 साल का बॉन्ड आपको 15% के रिटर्न पे मिल रहा है, तो आप इक्विटी में क्यों डालोगे पैसा, अगर इक्विटी में भी आपको एक्सपेक्टेशन 15% का है? कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, CA फाइनल कर रहे हो, इक्विटी का प्रेफरेबल रिटर्न ज़्यादा ही होगा, आइडियली ज़्यादा होगा। अदरवाइज इक्विटी इन्वेस्टर ही नहीं मिलेंगे। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब ये होता है कि वी शैल ऑप्ट फॉर द फंड दैट हैज लोअर रिस्क। अगर दो रिटर्न सेम आ रही है तो हमें उस रिस्क की वजह से भी कुछ एडिशनल रिटर्न मिलनी चाहिए। बेंचमार्क रिटर्न, अगर आपने बेंचमार्क कर रखी है, सपोज आपको अपने एक लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उस एरिया के उस इंडेक्स के, इंडेक्स क्या होता है, सपोज आपने बैंकिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपने लार्ज कैप में, दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूँ, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके लार्ज कैप के इंडेक्स का रिटर्न क्या है, उसी से तो बेंचमार्क करोगे आप, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। अगर सपोज लार्ज कैप का टोटल बकेट और या जो इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स, सम टोटल ऑफ वेरियस फंड्स, स्टॉक्स, तो उसमें ही आपने इन्वेस्ट किया, उसी के बिहाफ पे आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम बनाई हुई है। इंडेक्स ने आपको 11% का रिटर्न दिया, आपके म्यूचुअल फंड ने 13 दे दिया, दे सकता है? बच्चे बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसी में इन्वेस्ट किया है। अरे भाई, आपका वेटेज ऊपर नीचे हो गया, आपने 3 बड़ी कंपनी में डाली है, रिलायंस, टाटा और से बिरला। इंडेक्स ने सब में 30% डाला था, आपने कहीं पे 40 डाल दिया, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपका, और रिलायंस की भी 5 कंपनी है, आपने किस कंपनी में डाला, तो अगर आपका रिटर्न मार्केट से ऊपर जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, अंडर परफॉर्म? नहीं, देन यू विल से ओवर परफॉर्म। और अगर कम हुआ, अगर 11 से कम हुआ, सपोज 10% हुआ, तो इसने 8 लिखा है, तो अंडर परफॉर्म। वेरी सिंपल है, बेंचमार्क की भी रिटर्न पब्लिक में अवेलेबल होती है, सिंपल है। स्टॉक मार्केट के अगर वेरियस इंडेक्सेज मैंने आपको दिखाए थे, फर्स्ट नोट्स के सेकंड पेज पे दिए हुए हैं, मैंने उनके स्क्रीनशॉट डाले हैं एक्सचेंज से ले लेके। तो आपके, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, लेट्स नॉट गेट 40 पेजेस बिहाइंड, बट अगर आपके जो स्टॉक्स हैं, जो आपके NSE पे, BSE पे स्टॉक लिस्टेड है, उनकी ग्रुपिंग बन जाती है, बोथ NSE एंड BSE के दोनों ही एक्सचेंजेस है जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड है। तो लाइक BSE पे जो हमारे टॉप 30 शेयर्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दोनों बॉम्बे में है NSE एक्सचेंजेस। जो NSE पे हमारे टॉप 50 शेयर्स लिस्टेड है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। सेम वे निफ्टी बैंकिंग होता है, निफ्टी फार्मा होता है, सेम वे वहाँ के भी, BSE के भी अपने होते, शेयर सेम ही है, तो आप कुछ भी ले लो, तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। स्ट्रेट अवे आप उस इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, आप उस इंडेक्स की भी कॉल पुट वगैरह खरीद सकते थे। तो उस इंडेक्स की रिटर्न, कॉल पुट डिटेल में समझाऊंगा, उस इंडेक्स की रिटर्न, उन स्टॉक्स की रिटर्न से अगर आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने, उस लाइन की ही अगर अपना म्यूचुअल फंड स्कीम ली थी, उसने बेटर किया है तो आउट परफॉर्म, कम किया है तो अंडर परफॉर्म। कंपेरिजन टू पीएस, सिमिलर, आप एक HDFC ने डाला है बैंकिंग फंड, बैंकिंग स्कीम, और एक सपोज UTI ने भी डाल रखी है, एक SBI ने भी डाल रखी है, तो आपको पीयर्स में भी देखना पड़ेगा कि आपका कौन क्या कैसे करता है। लॉजिक बिहाइंड कंपैरिजन पीयर्स टू, फिर कंपेयर एप्पल विद एप्पल एंड नॉट ऑरेंजेस। भाई, अब दो, एक क्लास के स्टूडेंट का ही चेक करोगे ना, किसी सीनियर से या फिर किसी और, एप्पल टू एप्पल, तो ये तो दोनों का काम ही सेम था, यहाँ पे फंड मैनेजर ही बैठा है, प्रोसीजर, मॉडल्स, अप्रेंटिस सब सेम है। However, a good mutual fund is supposed to consistently beat its peer performance, only then it is worthwhile to hold it. बट ऐसा होगा नहीं। देखो, कभी कोई ऊपर होगा, कभी कोई ऊपर होगा, लाइक जैसे कि
आपको टॉप 10 देखनी है। लार्जली ये हो सकता है कि गुड का मतलब जनरली वो टॉप 5 में आ जाएगा, बट कोई कंसिस्टेंटली हमेशा ऊपर थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली चैलेंजेस है क्योंकि ये एक ओपन मार्केट है, इसमें कोई किसी के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। कंपेयर रिटर्न अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक के लिए भी है, म्यूचुअल फंड के लिए भी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब मार्केट ऊपर चल रही थी तब आप एचडीएफसी की 3 महीने के रिटर्न ले रहे हो या उस 3 साल के रिटर्न ले रहे हो, जब मार्केट नीचे चल रही थी तब आप एक्सेस के ले रहे हो। आई had already told you in the advantages as well as disadvantages of mutual fund में कि जो रिटर्न है वो नीचे भी आ सकती है। इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट गाइस, बड़ा सिंपल है। वी विल हैव डाउट सेशंस आल्सो। हैविंग सेड, आई विल आई विल रिकमेंड एवरीवन, आप मेरी फीस काट लो और 1000 से 2000 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल ही स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते, अदरवाइज आपका हाफ मंथ का स्टाइफंड से 10,000 रुपए आप मार्केट में लगा दो, आपको सब पता चल जाएगा। आउट मतलब देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली रियलाइज इट। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मेजर। तो भाई अगर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसमें तो फंड मैनेजर की तनख्वाह, एडमिन, तो वो भी आपको एक देखना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली साप रेशो ये आपका सिस्टमेटिक एंड आपने जिस भी तरीके की स्कीम्स में डाला है हर एक तरीके का एक मार्केट डिनोमिनेटर अवेलेबल होता है, रिस्क बेटा एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसको कैलकुलेट करके दोनों रिस्क को कंपेयर करके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड द साप रेशो। तो साप रेशो जितना 1 के पास है, जितना स्टेबल है उतना बेटर है। सेम वे अगर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क देखते हैं तो उसे ट्रेंड रेशो कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को अभी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोटिनो रेशो, डाउनसाइड डेविएशन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ साप रेशो दैट कंसीडर्स एंड यूजेस डाउनसाइड डेविएशन इंस्टेड ऑफ टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डिनोमिनेटर। इनके जब हम अभी मैथ्स जब इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो इन रिसोर्स के फॉर्मूलेज वगैरह भी हम देख लेंगे। थोड़ा सा बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि देयर आर 4 फाइनेंशियल मेजर्स। एक्सपेंस का क्लियर था, आरपी नथिंग बट ब्रॉडली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि दूसरे ने कितना दिया, आपने कितना दिया। एक बार गए, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक बार ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, मैं खुद ही इस पर एक सेशन बना दूंगा। So limited to link with those, there is a trainer ratio, only systematic risk, and there is a Sortino ratio. To some extent part of the SARP ratio सारे standard deviation देखता है, ये सिर्फ नेगेटिव को देखता है, ओनली डाउन साइड को देखता है। क्वांटिटेटिव, थियोरेटिकली में अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक, अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं इज इम्पॉर्टेंट। देखो अपोलो सर हमने तो म्यूचुअल फंड लिया था, म्यूचुअल फंड आपको हर 15 दिन में डिटेल देगा उसने किस तरह के स्टॉक में डाला हुआ है। Quality though plays a big role in achieving the superior return. Uh, so how diversified the fund is. Large companies में ना blue chip companies में कितना डाल रहा है, involved allocation. So ultimately आपको जब evaluate कर रहे हो, आपको अपनी these are all evaluation from one particular investor specific perspective. तो अगर इन्वेस्टर का जो स्टाइल है वो उसमें, वैसे आपने स्कीम में भी वो चूज कर लिया, आपने अगर लार्ज कैप चूज कर लिया तो आपने वहां पे चूज कर लिया था। तो इन अ वे फिर भी आप इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि लार्ज कैप्स में क्या क्या किया इन्होंने। अगर ग्रोथ वाला है तो आपका इन डेट में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। डेट का मतलब है ना किसी किसी बड़ी कंपनियों को बॉन्ड पेपर में डाला हुआ उसने। क्रेडिट रेटिंग मैंने आपको इसी म्यूचुअल फंड में टॉप पे बता दी है, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द फंड मैनेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर जो बंदे का ट्रैक है उसी में तो डालोगे यार, आप पैसा डाल रहे हो इक्विटी में डाल रहे हो ना, अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो डूब भी सकता है पूरा, 100% भी जीरो हो सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में चांसेस कम है, स्टॉक में तो हो सकता है, बट म्यूचुअल फंड वाले ने अगर स्टॉक में डाला, अगर फंड मैनेजर कुछ कर ही नहीं रहा, बहुत ही बड़ा एग्रेसिव है और एग्रेसिव देखो स्टॉक तो स्टॉक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में चांसेज हैं एवरेज आउट होकर डाइवर्सिफाई होकर जीरो नहीं होगा, बट there can be a strong possibility of much higher negative return compared to market अगर आपने गलत शेयर स्टॉक किए, if you have selected pony stakes shares or very aggressive shares, very tech specific startups, और somehow unfortunately आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, सारे नीचे चले जाएंगे।
Credibility of fund house, this is also very important. Very rarely do they are all SEBI governed. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. They have all type of what do you call it, diversification and rules regulations to follow, but फंड हाउस के जो पॉलिसी प्रोसीजर और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है. कई बार इन्होंने देयर हैव बीन सम केसेस इन पास्ट जहाँ पर फंड हाउस, इफ नॉट फंड हाउस देन पर्टिकुलर फंड मैनेजर या कंप्लायंस टीम नहीं होगी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है. देयर हैव बीन recent एग्जांपल्स. आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट मेरे नाम से क्या फ़र्क पड़ता है. अभी एक्सेस की न्यूज़ आई थी नॉन कंप्लायंस की, शायद उन्होंने कुछ मैनेज कर लिया लोगों को निकाल के, तो ऐसे भी इशूज आते हैं. तो यहाँ पर फंड हाउस ने स्ट्रेट अवे अपने कुछ सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या कुछ को निकाल के उन्होंने मैनेज कर लिया. इट वाज इंडिविजुअल्स, दे मेड इट इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ फंड हाउस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वुड वांट यू ऑल, और आई विल से 10%. देखो ये अपना 30 बच्चों की क्लास है. आई वांट 3 ऑफ यू टू बी फंड मैनेजर. चलो 6 कर लेते हैं. 20% बच्चों को फंड मैनेजर बनना है, ट्रेजरी में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में आना है. So like portfolio manager who manages fund manager the gatekeeper of the funds of the mutual fund. So जो fund house होगा उसमें सबसे important, one of the most important person would be the fund manager. मतलब ये आपका मेन टेक्निकल बंदा है. इसके ऊपर CHRO या इसके साथ साथ या CFO या आपके CEO, मार्केटिंग वगैरह सब हो सकते हैं, बट अल्टीमेट पैसा तो यही लगा रहा है. इफ ही विल डिलीवर, फंड हाउस विल डू गुड. ये आपका डिलीवरी मैन है, आपका प्रोडक्शन हाउस है इन अ वे. While his main responsibility was good performance of the fund, he has other roles also, correct? Depend on the fact of okay, this is important line. Nature of fund manager's role also depends on the fact of whether fund is actively managed or passively. देखो आपने पहले पढ़ लिया है. एक्टिवली मैनेज का मतलब जहां पर फंड मैनेजर हैज द चॉइस टू सिलेक्ट वेरियस फंड्स. अगर वो इंडेक्स को किसी को फॉलो कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड पैसिवली मैनेज. वहां पे थोड़ा रूल कम हो जाता है. एक्टिवली मैनेज देखो लिखा ही हुआ है. जहां पर क्रूशियल डू यूज ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च, अपनी रिसर्च करता है, यार ये स्टॉक बढ़ सकता है, ये स्टॉक घट सकता है, जजमेंट लगाता है, ड्यू डिलिजेंस करता है, एंड जनरेट्स अल्फा. अल्फा मुझे पहली बार तो नहीं, उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगा. अल्फा का मतलब मार्केट ने रिटर्न दिया 10%, आपने ज्यादा किया. डिफाइन तो था कहीं पे अल्फा, बट नहीं डिफाइन है. तो अल्फा मीन्स पॉजिटिव रिटर्न, जनरेट पॉजिटिव अल्फा, बस यही है. पॉजिटिव रिटर्न इज पॉजिटिव अल्फा. नेगेटिव अल्फा मीन्स नेगेटिव रिटर्न. तो नेगेटिव अल्फा नहीं होगा, उसके लिए अलग वर्ड होगा. राइट स्टॉक पिकिंग कैन हेल्प हिम आउट परफॉर्म. बस यही है कहानी, तो सब घुमा के राइट स्टॉक पिकिंग पे है. पैसिवली मैनेज्ड, तो ये किसी फंड, मेनली फंड मैनेजर मैनेज द रिटर्न ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार गूगल कर लेना. अगर फिर भी डाउट है या फिर डाउट सेशन क्लियर में पूछ लेना. मिनिमम ट्रैकिंग एरर, ये भी हमने पिछले चैप्टर में ठीक से पढ़ा. जब तेरे को डालना है, यू नो कि तेरे को एक इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स में डालना है, इंडेक्स अपना डाला हुआ है, पब्लिक में डाटा है, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू रेप्लिकेट इट क्विकली. अगर किसी इंडेक्स फंड का वेट चेंज हुआ तो आपको उसमें रहना है, मतलब आपको अपना भी पोर्टफोलियो भी चेंज करना है. बिकॉज आपका मोटो ही था कि मैं पैसिवली कर रहा हूँ, उस इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ गलत किया. ट्रैकिंग एरर में आपको पॉजिटिव भी आ सकता है, इट्स नॉट कि आपको नेगेटिव आएगा. फिर उसके बाद आ गया कंप्लायंस. देखो सेबी ने जो बोला है, एम्फी ने जो बोला है. एम्फी क्या होती है? ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन. एक्सपेंस रेशो, रिडम्पशन ऑफ फंड. अगर भाई म्यूचुअल फंड इज लाइक स्टॉक, आपको इंडिविजुअल ने जिस दिन पैसा मांगा है, तुम्हारे को भी कहीं ना कहीं से अपने आप पैसा कहाँ से दोगे? अगर एक म्यूचुअल फंड के पास से 100 करोड़ है, 1000 करोड़ लिख दिया मैंने, 1000 करोड़ है, इसको 10 करोड़ का रिडम्पशन आया. जब म्यूचुअल फंड से शेयर पैसा निकालना होता है इन्वेस्टर को, तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं. सपोज इसको 10 करोड़ का रिडम्पशन आया, ये भी अपने एसेट्स को कहीं ना कहीं से रिडीम करेगा ना. So ये सारा non giving your investor money on the day they require as per the policy procedures. Policy procedures का मतलब अगर एक दिन बाद ही का सेटलमेंट होता है और नहीं दे पाए तो आपकी रेपुटेशन गई, कोई नहीं आपके इन्वेस्टर लगाएगा पैसा.
आप ये नहीं बोल सकते भैया कि आप होल्ड करो, वट एवर आर योर स्कीम गाइडलाइंस। अगर आपकी स्कीम ओपन एंडेड है तो फिर अगर किसी ने रिडम्पशन डाला तो आपको देना पड़ेगा। अब सर ये ओपन एंडेड क्या होता है? हैज गो एंड व्यू लेक्चर 1। ओपन का मतलब कभी भी आप कभी भी जा सकते हो, डेली। कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं, कुछ एफएमवीज होती हैं। थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, लाइफ टाइम काम आएगा पेपर में, और प्रैक्टिकल सॉल्व करने में भी मजा आएगा आपको। कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फंड, ये भी काम फंड मैनेजर का है, तो पहले हमने डिस्कस कर लिया ना। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करेगा, डिसीजन टू एंटर और एग्जिट मार्केट लेगा। नॉट ओनली जज ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न बट ऑल्सो ग्रोथ अचीव्ड अबव इन्फ्लेशन। देखो कुछ चीजें तो अपने आप ही ग्रो होनी है, वही अल्फा आ गया इन इंटरेस्ट रेट। क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन, so he shall not have a restless assumptions, thorough research using fundamental and technical analysis, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। कंट्रोल ओवर द वर्क आउटसोर्स, अगर किसी ने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किए दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रिलेटेड टू रिडम्पशंस प्रोसेस एटसेट्रा, तो वो सब भी फंड मैनेजर को देखना पड़ता है। देयर आर अदर टीम मेंबर्स आल्सो। फंड मैनेजर का मेन काम तो इन्वेस्टमेंट ही होता है, बट हाँ कंप्लायंस के अंडर इन्वेस्टमेंट होता है। रोल ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई जिंदगी भर ये सुनते रहोगे आप, लाइफ में बहुत ट्रैक करोगे इसे। अब FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कहीं लिखा होगा, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपको पता ही है मेरे को बोलने की जरूरत है, इसमें टैक्स में भी कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो सीधा जैसे जैसे नाम सजेस्ट करता है, दे हैव FII registered abroad with a view of investing in other nations, और इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट, हेज फंड, पेंशन फंड। सो बेसिकली कोई बाहर का इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में आके रजिस्टर कर लिया विद सेबी, और फिर वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकता है। वो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि अपने से कितना पैसा लगा सकता है, एक पर्टिकुलर शेयर का कितना पैसा लगा सकता है, वो सारे रूल्स में रहते हुए। उस रूल को यहाँ पे नहीं डिस्कस हो रहा म्यूचुअल फंड में, अब यहाँ पे हम सिर्फ FI। तो इससे क्या होगा गाइस, ये बुलिश वर्ड आ गया, बुलिश मार्केट, मतलब मार्केट आगे जाएगी। तो क्यों होगा भाई? एक चीज है, उसके ग्राहक ही बहुत हैं, देयर आर सो मेनी परचेजर। अपने 11वीं की इकोनॉमिक्स है भाई, सप्लाई ज्यादा है, नहीं सॉरी, डिमांड ज्यादा है, क्योंकि FII आया तो वो एक स्टॉक है। से किसका स्टॉक डालें? ABC लिमिटेड का डाल लेते हैं। तो ABC लिमिटेड का स्टॉक है, स्टॉक तो लिमिटेड ही है ना, ये शेयर डेली तो प्रिंट नहीं हो रहे, नए शेयर्स तो नहीं इशू हो रहे। तो अगर इसको बार बार कोई खरीदेगा 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 तो इसका रेट बढ़ते जाएगा ABC का। ओके गाइज, सो आपको समझ में आ गया FIs क्या होते हैं, क्योंकि वो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है भाई? उन कंपनियों में सारे वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पे फालतू अब रोड बन चुके हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, मतलब खर्चा नहीं है उनको। उनके पास कोई इतना जब स्पेंड नहीं होता, केपेक्स नहीं होता, तो वो पैसा लाके अपने इंडिया में डालता, रिलेटिवली लो केपेक्स होता है, उनका मेंटेनेंस केपेक्स होता होगा या जो भी कह लो। तो वो दूसरे डेवलपिंग नेशंस में लाके पैसे डालते हैं, यहाँ पे उनको रिटर्न अच्छी मिल जाती है। रिटर्न अच्छी तो मिल जाती है कंपेयर टू देयर नेशंस, बट इंडिया में जब वो डालते हैं तो इंडिया में भी जिस भी स्टॉक, जो FI अगर पैसा डालते जाए, इंडियन मार्केट गिरेगी नहीं। इंडियन मार्केट जब गिरती है तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि FFI अपना पैसा निकाल रहे होते हैं। क्यों? US में कोई मंदी आने वाली है, US में कोई बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो जिन बिजनेस हाउसेज ने बिजनेस, जो यहाँ के जो रजिस्टर्ड जो भी है, जो वहाँ की कंपनीज थी, उन्होंने अपना पैसा वहाँ के म्यूचुअल फंड में डाला था, वहाँ के म्यूचुअल फंड ने यहाँ के इंडियन म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ऑल दैट सब मल्टीपल थिंग्स। तो वो अपने देश में जब पैसा वापस लेके, या फिर इंटरेस्ट रेट अलग से पढ़ाऊंगा, ग्लोबल इंटरनेट, यहाँ पे वो आए हैं से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, से 10% की रेंज में। अब अगर उनकी कंट्री में उनको 10% मिलने लगेगा, व्हाई विल दे टेक करेंसी रिस्क? तो ये सारे रीजंस होते हैं। नॉर्मली FIs फ्यूल बुलिश मार्केट, तो जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए ये डालते हैं स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फॉरेन इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ईदर डायरेक्टली और थ्रू सच सिक्योरिटी रजिस्टर्ड ब्रोकर। ठीक है, तो इनके आने से 3-4 बड़ी चीजें हो जाती हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही? डोंट गो ऑन माई स्लीप, मैं तो सही कर चुका हूँ, आपको पढ़ना है। मेरे पढ़ाने की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, आपके पढ़ने की क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। मेरा फोकस हट सकता है थोड़े टाइम के लिए,
आपका फोकस नहीं हट सकता। चलो एनी हाउ, तो जो एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, तो एक इन्हांस कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े यूएस की कंपनीज हैं या यूके की हैं या कहीं की भी, वो अपने देश से बाहर आके पैसा डाल रहे हैं। उस कंट्री को भी, यहाँ पर वो कंट्री इंडिया है, वी विल ऑल्सो हैव टू रेप्लिकेट विद हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। इम्प्रूव्ड कंपटीशन भी आ जाता है मार्केट में, क्योंकि जब पैसा आएगा तो फंड इम्प्रूवमेंट, तो कैपिटल मार्केट में अलग ही एक तरीके का कंपटीशन आ जाता है। हर बंदा चाहता होगा कि हर एएमसी चाहेगा कि एफआईआई मेरे थ्रू इन्वेस्ट करें। सेम वे जो वेरियस जो कंपनी होती हैं अंडरलाइन, उनमें भी उनको भी लगता होगा कि पैसा तो आ ही रहा है। देखो, अगर कैपिटल होगी तो बिजनेस भी बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है गाइस, तो ये बिजनेस भी बढ़ जाता है। इम्प्रूव्ड इन्फ्लो, वही कैपिटल आई तो फिर बिजनेस बढ़ गया एंड ऑल दैट स्टफ। लास्ट एक क्वेश्चन है क्विकली, हाउ, ये मैंने प्रैक्टिकल को छोड़ दे तो थ्योरी का एक ही क्वेश्चन बनता है, हाउ टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड हाउस। ये तो हाउस ही है ना, मतलब ये वो नहीं हो रहा कि अपने अपने पैसे। अब ना देखो, मैं आपको क्या बोल रहा था भाई, आप सीए फाइनल कर चुके हो, सीए कर चुके हो, आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन चुके हो। आई टोटली एग्री है, कहने में अच्छा लगता है, कुछ एक्सपीरियंस चलो मान लो 10 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, तो आप यहाँ पर सिर्फ यही नहीं पढ़ने आ रहे, वाई म्यूचुअल फंड, वाई नॉट श्योर, क्या करे शेयर, क्यों म्यूचुअल फंड करें, म्यूचुअल फंड को कैसे करें, स्कीम क्या होती है। भैया, आप म्यूचुअल फंड हाउस को भी सेट करना, आपको कौन करेगा। अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज एयरटेल है, अब एयरटेल का कोई अभी म्यूचुअल फंड में नहीं है, रिलायंस का है, टाटा का है, सबका है, जिंदल का भी नहीं है, बिरला का है। तो अगर ये दोनों कंपनियां, सपोज जिंदल्स, इफ दे वांट टू ओपन देयर म्यूचुअल फंड, दे कैन ओपन इट एनी डे। एनी डे का मतलब जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होगा, जितने भी दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा कितना चाहिए, अभी बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं अभी इसका चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, बट बिफोर गेटिंग इनटू द चार्ट आई विल जस्ट गेट यू थ्रू। तो सब कुछ सेबी से रजिस्टर्ड होता है, सेबी के थ्रू इंस्पेक्शन होते रहती है इसकी। यू नीड टू हैव अ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्टिंग अलोन इन कॉम्बिनेशन, और जो भी दो चार भी हो सकते हैं, आपको रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। स्पॉन्सर इज एकिन टू द प्रमोटर। अब आप, हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड। सपोज जिंदल जी म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जिंदल जो है वो स्पॉन्सर, जिंदल इज द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। हैविंग सेड, उसके बाद उसको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कंपनी में तो आप अपना पैसा डालते हो ना, आपने थोड़ा सा पैसा डाल दिया, कितना डाला आपका, पहले तो आपको 5 साल से ज्यादा बिजनेस में होना चाहिए फिर, तो जिंदल जी हैं या फिर वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। 100 करोड़ अपना डालना पड़ता है प्रमोटर को। उसके बाद जो बाकी तो पैसा इंडिविजुअली डालेंगे ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डालेंगे, तो इसलिए आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ जाता है। ट्रस्ट, तो जो ट्रस्ट होती है वो चीज़ों को संभाल के रखती है, ठीक है। 50% ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एमसी कैन बी टर्मिनेटेड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज और 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसमें, फिर कस्टोडियन होगा, क्योंकि वो स्टॉक अपने डीमेट नहीं खुलवाया अभी, बड़ा प्लीज खुलवा लीजिए। तो आपके क्या कहते हैं, डीमेट सीमेट में कस्टोडियन की भी जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ डीमेट सिक्योरिटी, विच इज मैंडेटरी नाउ, विच इज मैंडेटरी नाउ डीमेट सिक्योरिटीज। नींद आ रही है गैस आपको या मुझे? तो देखो, सबसे पहले एक स्पॉन्सर चाहिए, कोई ना कोई तो लीड करेगा। यहाँ पे हमने जिंदल जी का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं 10 बार पढ़ा गया, आपको पता ही नहीं मैं कौन से जिंदल की बात कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल जिंदल्स, मल्टीपल जिंदल्स। चलो अभी अभी आपका काम आसान कर देता हूँ, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, नवीन जिंदल भी हो सकते हैं, सज्जन जिंदल भी हो सकते हैं। अब बोलोगे सर ये कौन है, भैया पढ़ लो, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, एक तो साथ साथ में पैरेलली एएमसी खोली, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब एएमसी के स्पॉन्सर प्रमोटर हो गए, साथ साथ में ये ट्रस्टी भी हो गए, और इन्होंने एक ट्रस्ट भी खोल दी। तो इस जो एएमसी के ऊपर जो हुआ, वहीं पे इनका एक ट्रस्ट इज कंट्रोलिंग द एएमसी इन अ वे, और यहाँ पर इनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आ गए, जो कि काफी सारे इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। राइटिंग मेरी पहले तो अच्छी होती थी यार, थोड़ा पेन पतला ले लूंगा अगली बार। तो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम आ गई, इसमें क्या कहते हैं, क्या म्यूचुअल फंड स्कीम जो आई, इसमें पैसा डालेगा इन्वेस्टर। कहाँ से डालेगा पैसा, सपोज ये आ गया पैसा,
उसको थ्रू आरटी स्टार्टी उसको अपना डीमेट में तो यूनिट मिल जाएगा। सो उसको ही इसने ही पैसा दिया और ये यूनिट अपने ले लिया म्यूचुअल फंड के। आरटी जो है जिसके पास ऑटोमेटिकली सब रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट शेयर की तरह। सेबी जो है वो सारी चीज़ों को गवर्न कर रही है। मेन खिलाड़ी इसमें यूनिट होल्डर ही है। स्पॉन्सर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, वो अपने कोई पैसे नहीं बना रहा ज़्यादा, एक एक डिसेंट मनी बना रहा है, छोटी सी मतलब बना ही रहा है, बट फीस ही है ना, कमीशन। अभी मैं कल मधु केला जी को पढ़ रहा था। मधु केला कौन है भाई, पता नहीं। बहुत बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, लाइक पहले जैसे राकेश झुनझुनवाला जी होते थे, तो इन्हीं के कुछ जूनियर हैं ये। तो ये कहीं पे फंड मैनेजर थे, ये फंड मैनेजर इन रिलायंस। कितने पैसे बना लिए इन्होंने यार अभी, बीच में मोतीलाल वाला उस वाले भी गए। तो जो फंड हाउस है और जो फंड मैनेजर है, देखो फंड मैनेजर तो एम्प्लॉय है, बट एम्प्लॉय के साथ साथ उसका बोनस लिंक भी हो सकता है। देखो मैं काम की बातें पढ़ाया जा रहा हूँ, एग्जाम की बातें भी पढ़ाएंगे। अगर ये सब क्लियर हो गया तो एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही जाएगा भाई। एग्जाम आपका हो ही जाएगा क्योंकि आपको काम की बातें पता है। आपको ऐसे में ये रट्टा पढ़वा दूं सारी कहानी, ये हो गया सेबी हो गया, ये 10 करोड़ नहीं याद रहेगा। 3 बार रिवीजन करोगे फिर भी नहीं याद रहेगा, क्या आपसे याद भी रह जाए। अगर ये तुमने पढ़ लिया तो पक्का याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेबी दिख ही रहा है, थोड़ा सा रेगुलेशन में चार्ट को थोड़ा और बेटर कर देंगे। होल्डर दिख रहा है, स्पॉन्सर दिख रहा है, कहीं पे 100 करोड़ भी लिख ही देते हैं यहीं पे। इस चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। बट वी वर एट दी फंड मैनेजर, और स्पॉन्सर को क्या मिल रहा है। तो देखो म्यूचुअल फंड स्कीम में कितनी आप एक्सपेंस रेशो कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, पैसा लेके आप सबका, मेरे 300 स्टूडेंट का वो अलग डालेगा। उसको क्या मिला, उसको एक्सपेंस रेशो मिला। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, सपोज 2.5%। तो इस 2.5% के अंदर उसने अपने फंड मैनेजर को तनख्वाह दी, बाकी लोगों को तनख्वाह दी, कुछ वो अपनी एडमिन कॉस्ट बचा लेगा, कुछ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट भी कमाएगा विद इन दिस 2.5% ओनली। ठीक है। तो बड़ी क्वालिटी, अगर आपका जितना बड़ा साइज, जितना बड़ा म्यूचुअल फंड का साइज, उतनी ज्यादा इनकम। अपने जब से कुछ जाना नहीं है, लॉस हुआ तो इन्वेस्टर का लॉस हुआ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है। तो ये कहानी आ गई। सो ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, 50 लाख करोड़। 50 लाख नहीं है, 50 लाख करोड़ है। सोचो 1 करोड़, फिर सोचो 50 लाख करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन अगर काम की बात करें तो 50 करोड़ ही है ना। 50 लाख लोगों ने डाल दिया, 50 लाख लोगों ने डाल दिया, 50 लाख करोड़ लोगों ने डाल दिया। देख लेंगे पर पर्सन कितना आता है। आई वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस थिंग, क्योंकि देखो कुछ तो बच्चे भी होंगे जो नहीं डाल सकते, छोटे मोटे, तो कर ही लेते हैं ना। तो 50 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है, हर बंदे का वो तेरे के 5 लाख करोड़। ठीक है, 5 लाख करोड़, 50 करोड़ की पॉपुलेशन, 50 से 50 कट गया। तो ऐसा है क्या, 10,000 करोड़ पर पर्सन, ऐसा कैसे हो गया भाई। चलो बढ़िया है यार। देखो टोटल पैसा लगा हुआ है 50 लाख करोड़, 3 3 6 और 1 7। कुछ गड़बड़ है, करोड़ नीचे करोड़ नहीं डाला ना, तो 50 50 10,000 रुपये लगा है पर पर्सन का। इंडिया के हर बंदे, इंडिया के अगर मैं वर्किंग पॉपुलेशन 50 करोड़ मान लूं, तो हर बंदे का 10,000 रुपया लगा हुआ है। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना भाई, 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई इंडिया की पॉपुलेशन। ठीक है। टोटल इन्वेस्टर भी 5 करोड़ हो चुके हैं, हमने यहाँ 50 करोड़ कर लिया था। तो एक बंदे का 1 लाख लगा हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बंदे कितने हैं अभी, सिर्फ 4.27 करोड़, यहीं पे लिखा था शायद 4.21 करोड़। मैंने तो 50 से कर दिया, और 1 लाख के अगर हर बंदे का कर लूँ तो इतना हुआ। चलो यार तुम पूरे 100 करोड़ से डिवाइड कर लो तो 5,000 रुपये आ गया। think what I'm trying to say guys कि it's an evolved market which mutual fund not the stock तो है ही है। ये मैंने आपको बताए थे निफ्टी के डिफरेंट टाइप्स, एंड ये मैंने आपको बताए थे कुछ अलग अलग फाइनेंशियल ये सब होते हैं। मत बनो किताबी कीड़ा, क्वेश्चन करेंगे सारे, पेपर 100% पास करेंगे, उसी पे फोकस है। थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लो, यू विल लुक लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल लुक लाइक अ फाइनेंस प्रोफेशनल। चलो, see you very soon. Please subscribe to the channel, please like the video,
पुट अप द कमेंट्स इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग। मुझे ये तो पता है कि टीचर की बात का कोई बुरा नहीं मानते, तो वो तो मेरा राइट भी है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी वेरी सून। मैं अभी एक कप चाय पी के अगला प्रैक्टिकल का वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय।